ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड निंगसू के साथ होती है, जो कि एक बहुत ही फेमस एजेंट है। और वो अपनी बॉस को कॉल करके बताती है कि उसका मिशन पूरा हुआ और अब उसे छुपने के लिए कोई नई आइडेंटिटी चाहिए। तो उसकी बॉस उसे कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने सब कुछ अरेंज कर दिए और लॉकर में सारा डिटेल रखा हुआ है। बॉस कहती है कि अब कल तुम्हें 3:30 बजे कैफे में ब्लाइंड डेट के लिए जाना होगा और अब तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर से शादी करके एक न्यूली वेड वाइफ बनने का प्रिटेंड करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम वैन है। वो अभी अपने कजिन के साथ एक रेस्टोरेंट आया होता है और अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रहा होता है। वो अपने कजिन भाई से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने बड़े कंपनी का CEO होकर यहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। तो हान कहता है कि भाई, आपने ही तो कहा था ना कि सभी लड़कियां आपके पैसों के पीछे पड़ी है और कोई भी आपसे ट्रू लव नहीं करती। तो आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी लड़की मिल जाए, इसलिए मैंने डेटिंग वेबसाइट पर आपकी फेक आइडेंटिटी क्रिएट किया। और उस लड़की को तो पता भी नहीं होगा, वो सोचेगी कि आप बस एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय हो जिसके पास ना खुद का घर है ना कार है। और वो लड़की तो ये सपने में भी सोच नहीं पाएगी कि आप एक रिच बिलियनर CEO हैं। और ये सारा आइडिया सिर्फ मेरे जैसा जीनियस ही सोच सकता है। तभी यहाँ कैफे में निंग पहुंच जाती है और उसे देखकर हान कहता है कि भाई, आपकी ब्लाइंड डेट आ गई है तो मैं जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर ब्लाइंड डेट का टेबल नंबर 6 ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और वैन को देखते हुए सोचती है कि क्या आजकल के नॉर्मल ऑफिस वर्कर इतने हैंडसम होते हैं। वैन को भी निंग दिखने में बहुत ही पसंद आती है और वो सोचता है कि ये उसे जानी पहचानी भी लग रही है। फिर निंग इसे हैंडशेक करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है कि मेरा नाम निंग है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे और मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। मैंने हाई स्कूल तक स्टडी की है और अभी मैं एक फ्रीलांसर हूँ और अभी मैं अपने लिए केपेबल और रिलायबल बंदा ढूंढ रही हूँ। और निंग अपने मन में सोच रही होती है कि उसे तो ये शादी इसलिए करनी है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अपने नेक्स्ट मिशन कर सके। फिर वैन भी निंग को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। उसे बताता है कि मेरा नाम वैन है और मैं अभी त्यांसोंग कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं रेंट पर रहता हूँ और मेरे पास खुद का घर भी नहीं है और ना ही कार है और साथ ही कोई सेविंग्स भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी पार्टनर मिले जो मुझे इमोशनली समझे और मेरे ऐसे मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दे। और ये सब बताकर वैन सोचता है कि अगर वो एक गोल्ड डिगर होगी तो इस कंडीशन पर उसे शादी करने के लिए नहीं मानेगी। पर यहाँ पर निंग तो ये सुनकर बड़ी खुश होती है। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर इसे कहने लगती है कि क्या तुम इसी वक्त चल के मेरे साथ शादी करना चाहोगे। ये सुनकर तो वैन शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में हो। तो निंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जल्दी में हूँ। मेरे पेरेंट्स की विश थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी एक अच्छी फैमिली में हो जाए। तो वैन इसे पूछने लगता है कि उसे ब्राइड प्राइस में कितने पैसे चाहिए। तो निंग उसे कहती है कि मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। ये सुनकर वैन तो बड़ा इम्प्रेस हो जाता है और फिर दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और निंग बड़ी खुश हो रही होती है कि मैंने 47 मिनट में ये मिशन कंप्लीट कर ली। और यहाँ पर वैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके उसे एक छोटा घर खरीदने के लिए कह रहा होता है। फिर निंग इसे पूछने लगती है कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे रेंट वाले घर पे चलना। अब तभी यहाँ पर वैन का असिस्टेंट उसे घर का लोकेशन भेज देता है। ये देखकर निंग इसे कहती है कि क्या तुम्हें खुद के घर का लोकेशन नहीं पता है। तो वैन कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ 1 मिलियन की कार में बैठकर घर चलना चाहती हो या फिर 40 मिलियन की कार में। तो निंग खुश होकर कहती है कि क्या मुझे इतनी अच्छी डील भी मिल रही है, फिर तो मैं 40 मिलियन की कार में जाऊंगी। तो वैन इसका हाथ पकड़ के इसे ले जाने लगता है और बताता है कि हम बस से चलेंगे। फिर इसके बाद वैन जैसे ही निंग को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसका असिस्टेंट वर्कर के साथ घर सेटअप करवा रहा होता है। ये देखकर निंग पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर वैन जल्दी से अपने असिस्टेंट और वर्कर्स को बहाना करते हुए घर से बाहर भेज देता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ने बहुत ही अच्छे से काम किया, मैं तुम लोग को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर दरवाज़ा बंद करते ही निंग को बताने लगता है कि आज एक्चुअली में अचानक से हमारी शादी हुई ना, तो मैंने हमारे लिए कुछ फर्नीचर खरीदा था। फिर यहाँ पर वैन निंग को पूरा घर दिखाते हुए अपना और उसका रूम बताने लगता है। तो निंग उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इस रूम में रहोगे, ये तो स्टोर रूम लगता है। फिर वैन भी शॉक हो जाता है कि उसने स्टोर रूम को अपना रूम बता दिया। फिर निंग इसे रूम चेंज कर लेती है और कहती है कि वैसे तुमने बताया था कि तुम काम के बीच में ब्लाइंड डेट पर आए थे, तो अब तुम्हें जल्दी करते हुए ऑफिस जाना चाहिए और आज हमारा वेडिंग डे है, इसलिए मैं अच्छे से स्पेशल डिनर रेडी करूंगी। और फिर निंग वैन को घर से बाहर निकलते हुए उसे बाय कर देती है। और फिर यहाँ पर निंग को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसे एक अर्जेंट मिशन के बारे में बताती है कि कोई रिच फैमिली की पार्टी होने वाली है और वहाँ पर कोई चोर आने वाले हैं। तो निंग का काम होगा 2 घंटे में उन चोरों को रोकने का। निंग अपनी बॉस से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ये मिशन कंप्लीट कर लूँगी।
फिर दूसरी तरफ हम यहाँ वैन के कजिन हान को देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि भाई बताओ मुझे कि आखिर आपकी ब्लाइंड डेट कैसी गई। तो वैन कहता है कि बहुत अच्छी, और वो इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। तो हान शॉक होकर पूछता है कि भाई आपने सच में शादी भी कर ली है? तो अब ये बताओ कि आखिर आप मुझे सिस्टर इन लॉ से कब मिलवाओगे? तो वैन कहता है कि ऑफिस के बाद आज मैं जल्दी घर जाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कुकिंग कर रही है। तो हान कहता है कि फिर भाई डील है, ऑफिस के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तो वैन कहता है कि अगर तुम्हें साथ लेके चलना है तो मुझे पहले उससे परमिशन लेना होगा। और फिर वैन निंग को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं, जो कि अपने मिशन पर होती है, और वो यहाँ पर चोर को पकड़ के उससे पूछ रही होती है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है। पर ये इस बताने के लिए मान ही नहीं रहा होता है। कहता है कि तुम मुझे मार भी दोगी तो भी नहीं बताऊंगा। तो निंग इस बंदे को चाकू से मारने वाली होती है, तभी इतने में इसे वैन का कॉल आने लगता है, और फिर वो जल्दी से इस बंदे के मुंह में टिश्यू डालकर वैन का कॉल उठाती है। और वैन इसे बताने लगता है कि मेरा भाई भी आज मेरे साथ घर आना चाहता है, तो क्या मैं उसे लेकर आऊँ? निंग कहती है कि अच्छी बात है, डिनर पे और लोग रहेंगे तो मजा आएगा। अब तभी यहाँ पर ये चोर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और उसे आवाज होने लगती है। तो वैन पूछता है कि आखिर वहाँ पर ये किसकी आवाज थी? तो निंग जल्दी से बहाना कर लेती है कि मैं मार्केट में शॉपिंग करने आई हूँ, तो यहाँ की आवाज थी। और फिर निंग वैन से पूछ लेती है कि वैसे तुम घर कितने बजे आओगे? तो वो उसे बता देता है कि 5 बजे। फिर निंग सोचती है कि मुझे जल्दी से इस काम को पूरा करके घर जाना होगा। वो इस चोर से फिर से सच पूछने की कोशिश करती है, पर ये नहीं बताता। तो ये कहती है कि अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही तुमसे डील करेगी। और फिर निंग इस बंदे को एक कार से अपने ऑर्गेनाइजेशन भेज देती है। और फिर ये सोचती है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे जल्दी से खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए। वो कुछ डिशेस को ऑर्डर कर देती है और फिर तुरंत ही अपनी बॉस को भी कॉल करके बता देती है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर ली और टारगेट को ऑर्गेनाइजेशन भेज दिए। फिर बॉस निंग की तारीफ करती है कि मुझे पता था कि तुमसे जल्दी ये काम कोई नहीं कर सकता। और फिर बॉस निंग को तुरंत ही नेक्स्ट मिशन के बारे में बताने लगती है। तो निंग कहती है कि अब भी तो मैंने एक मिशन कंप्लीट करी हूँ, तो क्या मुझे ब्रेक नहीं मिलेगा? तो बॉस निंग से कहती है कि तुम्हारे अलावा ये मिशन कोई और पूरा नहीं कर पाएगा, और इस मिशन को सिर्फ तुम ही कंप्लीट कर सकती हो। और तुम्हें पता भी है इस मिशन को पूरा करने पर तुम्हें पूरे 8.8 बिलियन मिलेंगे। इतने सारे पैसे सुनकर निंग तुरंत ही इस मिशन के लिए मान जाती है और बॉस से पूछती है कि मिशन क्या है। तो इसकी बॉस इसे बताती है कि तुम्हें तियानजोंग कंपनी के मिस्टीरियस सीईओ को मारना होगा, जो कि आज तक पब्लिक में कभी नहीं आया, तो उसे किसी ने नहीं देखा है। निंग तो इतने बड़े मिशन को लेकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वैन अपने कजिन के साथ अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है और वो इसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक अरेंज कर देना, फिर मैं रोज उसी का यूज करके कंपनी आया जाया करूंगा। तो ये सुनकर हान कहता है कि भाई तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस रिलेशनशिप के लिए सच में सीरियस हो। तो वैन इसे कहता है कि ऑफ कोर्स। तभी यहाँ पर एक फूड डिलीवरी मैन भागते हुए वैन से टकरा जाता है और उसे सॉरी कहता है कि मैं लेट हो रहा था। तो वैन उसे माफ करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर ये अपने कजिन से कहने लगता है कि आजकल के यंग लोग भी ना हर टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करते रहते हैं, और हाँ सब मेरे जितने इतने लकी कहा जिनकी वाइफ उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाए। ऐसा बोलते हुए वैन बड़ा स्टाइल मार के खुश हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि फूड डिलीवरी मैन जिया को उसका खाना पकड़ा कर यहाँ से जा रहा होता है, और इतने में वैन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और उसके सामने से डिलीवरी मैन चला जाता है। फिर वैन जैसे ही डोरबेल बजाता है तो जिया जल्दी से खाने को छुपाने के लिए फ्रिज में डाल देती है, और फिर वो जल्दी से दरवाजा खोलते हुए वैन और उसके भाई का घर में वेलकम करने लग जाती है। वैन कहता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, आखिर तुमने खाने में क्या पकाई हो? तो निंग जल्दी से उसे किचन जाने से रोकती है और कहती है कि यहीं पर ही बैठो, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पर निंग जल्दी से सारे खाने को पैकेट में से निकाल कर प्लेट में सर्व करके इन लोग को लाकर दे देती है। और यहाँ पर हान इसकी तारीफ करने लगता है कि सिस्टर इन लो आप तो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इतनी टैलेंटेड भी हो। तो निंग कहती है कि तुम लोग जल्दी से खाने को टेस्ट करो और बताओ मैंने कैसा बनाई हूँ। फिर दोनों ही खाना टेस्ट करते हैं और हान निंग की तारीफ करने लगता है कि सिस्टर इन लो आपके हाथ में तो जादू है, आपने तो हमारी कंपनी के बाजू वाले रेस्टोरेंट के जैसा खाना बना लियो। तो वैन कहता है कि रेस्टोरेंट जैसा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाई हो। अब तभी यहाँ पर वैन को उसके गार्ड का कॉल आता है और वो उसे बॉस कह रहा होता है, और ये निंग सुन लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम बॉस हो? तो वैन जल्दी से बहाना बना लेता है कि हम सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को बॉस कहकर ही मजाक करते रहते। तो निंग शॉक होकर पूछती है कि यानी तुम एम्प्लॉय नहीं हो बल्कि सिक्योरिटी गार्ड हो? तो हान पूछने लगता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आपको इस जॉब से कोई प्रॉब्लम है? तो निंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कितनी अच्छी तो है। फिर रात में हम देखते हैं कि निंग अपनी बॉस से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे कहती है कि आखिर ये तियानजोंग कंपनी का सीईओ इतना मिस्टीरियस क्यों है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए अब तो लगता है कि उसके बारे में पता करने के लिए मुझे खुद ही कंपनी जाना पड़ेगा।
तो बॉस कहती है कि तुम्हें वहाँ पर इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। तो निंग कहती है कि मेरे पास रास्ता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। तो अगर मैं चुपके से इसका एम्प्लॉय कार्ड ले लूंगी तो मुझे कंपनी में एंट्री मिल जाएगी, और अगर मैं फंस भी गई तो मैं वैन के नाम से बच जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि निंग वैन के रूम में आ जाती है और देखती है कि वो तो सो रहा है। वो चुपके से उसके कपड़ों में से उसका आईडी ढूंढने लग जाती है, और तभी अचानक से यहाँ पर वैन की नींद खुल जाती है और वो इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो निंग तुरंत ही बहाना करने लग जाती है और कहती है कि मुझे बिजली की आवाज़ से बहुत ही डर लग रहा था। एक्चुअली जिस दिन मेरे पेरेंट्स की मौत हुई थी उस दिन भी ऐसे ही दिन था, और तभी से मुझे बारिश और बिजली से बहुत ही डर लगता है। ऐसा बोलते हुए ये वैन को हक करने लगती है और डरने की एक्टिंग कर रही होती है। तो वैन इसकी बातों पर बिलीव कर लेता है और इसे कहता है कि डरो मत, चलो सो जाते हैं। और फिर जैसे ही निंग देखती है कि वैन यहाँ पर सो गया है तो वो जल्दी से उठकर उसकी सारी चीज़ों में उसका आईडी ढूंढने लग जाती है, पर इसे आईडी तो नहीं मिलता। और फिर वो यहाँ रूम से बाहर जाने वाली होती है, तभी वो सोचती है कि अगर मैं ऐसे चली जाऊंगी तो ये उठने के बाद मुझ पे शक करेगा। यही सोचकर निंग वापस से वैन के पास लेट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सपने में अपना बचपन याद करने लग जाती है, और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं निंग जब छोटी थी तो उसके डैड ने जुए में सारा पैसा खर्च कर दिए थे, और इन लोगों के ऊपर काफी सारे पैसों का उधार हो गया था। और त्यानजोंग कंपनी के गुंडे यहाँ पर इन लोगों से पैसा वसूल करने आए थे, और उसकी मॉम उसके डैड को पैसा नहीं दे रही थी, तो इसलिए उसके डैड ने उसकी मॉम को मारकर उसे उन लोगों को दे दिए थे कर्जा भरने के लिए। और फिर इन गुंडों ने यहाँ से जाते हुए आग लगा के गए थे ताकि उसकी मॉम डैड मर जाए। और फिर अपनी मॉम का ये सपना देखने के बाद निंग की नींद खुलती है। फिर निंग देखती है कि यहाँ पर वैन नहीं है। वो रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसने तो पहले ही उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। वो इसे यहाँ बैठने के लिए कहता है और फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वैन इसे पूछने लगता है कि वैसे कल रात तुम नींद में कह रही थी कि तुम्हें अपना बदला लेना है। तो निंग कहती है कि मेरी नींद में बोलने की आदत है और शायद तुम कोई बुरा सपना भी देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन अपने ऑफिस में होता है, तभी हान यहाँ पर आकर उससे उसका व्हाइट कार्ड मांग रहा होता है। कहता है कि थोड़े टाइम के लिए भाई मुझे इसे दे दो, मुझे कुछ काम है। तो वैन इसे पूछने लगता है कि तुम्हें आखिर इसका क्या काम है। तो हान कहता है कि भाई आप जानते हो ना कि ये कार्ड आपकी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है, और इसको लेकर मैं जो चाहे वो काम करवा सकता हूँ, और जहाँ जाना है वहाँ जा सकता हूँ, तो मैं थोड़ी अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो वैन इसे कार्ड दे देता है और कहता है कि लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। तो हान कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। और वैसे कल सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया था कि कल शाम की पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज को किसी ने डिलीट करवा दिया है, और मुझे तो लगता है कि वही गुंडे आए होंगे जो आपके पीछे पड़े हैं आपको मारने के लिए। अब तभी यहाँ पर वैन को निंग की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाई और मैं तुम्हारी कंपनी आई हूँ तुम्हें देने के लिए। ये सुनकर तो वैन शॉक हो जाता है और वो कॉल कट करते ही जल्दी से अपना कपड़ा उतारने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड वाले गेटअप में आके जल्दी से निंग के पास भाग कर आता है। फिर यहाँ पर निंग इसे इसका टिफिन दे देती है, तो ये इसे थैंक यू कहने लगता है। निंग कहती है कि थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर निंग से पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही अंदर जाने मिलता है। तो वैन कहता है कि ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कार्ड दिखाकर ही अंदर जा सकते हैं। तो निंग कहती है कि कितनी बुरी बात है, मैं तो तुम्हारी कंपनी घूमने का सोच रही थी। तो वैन कहता है कि पता नहीं कंपनी में किस रीज़न की वजह से सारी सिक्योरिटी बहुत ही हाई कर दी गई है। तो निंग अपने मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स इस रीज़न की वजह से कि हम जैसे लोग तुम्हारे सीईओ को मारना चाहते हैं। फिर निंग इसे कहती है कि ठीक है अब तुम जाकर अपना काम करो, मैं घर जाती हूँ। ये कहता है कि आज मैं ओवर टाइम वर्क करने वाला हूँ, तो तुम मेरा ज़्यादा वेट मत करना। फिर निंग कंपनी से बाहर आने के बाद अपनी बॉस को कॉल करके पूछती है कि क्या उसके ऑफिस तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो बॉस कहती है कि कोई और रास्ता तो नहीं है और लगता है ये मिशन तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट है। तो निंग कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने सुनी कि आज कंपनी का सीईओ कोई बिजनेस डील करने के लिए बाहर जाने वाला है, तो मैं वहाँ पर जाकर उसे अपना ब्यूटी चार्म दिखाकर फंसाने की कोशिश करूँगी। फिर रात में हम देखते हैं कि निंग बाहर वाली ड्रेस पहनकर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है कि कैसे वो उसे फंसाएगी, और तभी इतने में घर पे वैन आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। निंग जल्दी से अपने आप को टॉवल से कवर करने लगती है और इसे पूछती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम आज कंपनी में ओवर टाइम वर्क करने वाले हो, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वैन इसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी बाइक की चाबी लेने आया था, लेकिन आखिर तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हो। तो निंगी से बताती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि मैंने ऑनलाइन ड्रेस शॉप खोली हूँ, तो आज मैं सभी कस्टमर को ये वाली ड्रेस दिखाने वाली थी। तो वेनिस की बातों पर बिलीव करते हुए कहता है कि ठीक है फिर तुम अपना काम करो, और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर निंग सोचने लगती है कि मैं तो कितना डर गई थी, आज तो मैंने कैसे भी करके अपनी गुड वाइफ वाली इमेज बचा ली। फिर हम देखते हैं कि निंग यहाँ बार में आ जाती है और वो अपने बॉस की बात याद करती है
निंग यहाँ पर एक बंदे को देखते हुए सोचती है कि वो बंदा यहाँ पर त्यांजोंग कंपनी के सीईओ के साथ डील करने आया था। तो निंग का प्लान होता है कि वो इसे पूछ के पता करेगी कि आखिर वो सीईओ दिखता कैसा है। फिर निंग यहाँ पर इस बंदे को सीरियस करने की एक्टिंग करते हुए उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो उसे टच करने लग जाता है। निंग को इस पर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि वो इसे बाद में बताएगी। तभी निंग यहाँ पर वैन को बैठा हुआ देख लेती है और फिर वो जल्दी से अपना फेस छुपाते हुए सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर वैन के सभी फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि इतने टाइम बाद तुम आज हमारे साथ ड्रिंक करने आए हो। तो वैन कहता है कि मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जल्दी घर जाना होगा। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर घर में ऐसा क्या है। तो यहाँ पर हान इन लोग को बताता है कि एक्चुअली मेरे भाई की शादी हो चुकी है। तभी यहाँ पर वैन निंग को देख लेता है और वो उसकी ड्रेस से उसे पहचानने लगता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर ये उसे चेक करने के लिए जा रहा होता है। अभी एक लड़की वैन का रास्ता रोक लेती है और उसे जाने नहीं दे रही होती है। एक्चुअली में ये वैन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसका नाम श्याओ है। तो यहाँ पर इसे काफी सारी बातें करने लगती है कि अब वो अब्रॉड से वापस आ गई है। वैन इसे कितना दूर करने की कोशिश करता है पर ये इससे बातें करी जा रही होती है। तभी वैन देखता है कि निंग उस आदमी के साथ यहाँ से कहीं जा चुकी है। फिर यहाँ पर वैन अपने आप को समझाने लगता है कि आखिर वो निंग कैसे हो सकती है। वो तो घर में अपनी ऑनलाइन शॉप पर काम कर रही थी। शाओ से कही जा रही होती है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए थे ना, मुझे पता है। पर वैन तो इसकी कुछ बातें सुनता ही नहीं है और पूछता है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। तो शाओ कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, लेकिन देखो अब मैं फाइनली वापस आ गई हूँ, अब हम साथ हो सकते हैं। तो वैन इसे दूर करके कहता है कि मैं अब ऑलरेडी मैरिड हूँ, मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर ये यहाँ से जा रहा होता है। तो शाओ इसे मनाने लगती है कि देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, इसलिए मुझे ये सब झूठ कह रहे थे। तो वैन कहता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बारिश हो रही है, मेरी वाइफ डर रही होगी, इसलिए मुझे घर जाना है। और फिर हम ऐसा बोलकर वैन यहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ निंग को देखते हैं जो कि उसी आदमी के साथ होटल रूम में आ जाती है और ये इसे त्यांजोंग कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है और कहता है कि अब हम थोड़ा फन कर सकते हैं ना। तो निंग इसे हाँ कहती है और फिर वो इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और इसके गले पे मारकर इसे बेहोश कर देती है। और फिर ये विंडो से झांकते हुए देखती है कि वैन हान के साथ यहाँ से जा रहा है। फिर निंग सोचती है कि अगर ये अभी घर पहुंच जाएगा और मुझे घर पे ही नहीं देखेगा तो इसे मुझ पे शक होगा, इसलिए निंग जानबूझ के एक पॉट उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। वैन और हान ये देखकर डर जाते हैं और हान कहता है कि भाई लगता है जो आपको मारना चाहता है वो यहाँ पर भी आ गया है, इसलिए आप जल्दी से घर जाओ, मैं देखता हूँ कि वो कौन है। तो वैन कहता है कि मैं ऐसे घर नहीं जा सकता, नहीं तो वो बंदा मेरा पीछा करते हुए घर तक आ जाएगा और फिर मेरी वाइफ को भी परेशान करेगा। तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर देखता हूँ कि आखिर वो कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंग तो पीछे वाले रास्ते से बार से बाहर आ जाती है और इसकी बॉस इसे कॉल पर बता रही होती है कि उसने सारे सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर दी है और वो निंग से पूछती है कि कहीं तुमसे और कोई एविडेंस छूटे तो नहीं। तो निंग कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैंने मिस्टर सॉन्ग के ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी, जब उसे होश आएगा तो उसे तो मैं याद भी नहीं होंगी। फिर हम देखते हैं कि वैन और हान यहाँ पर निंग को ढूंढ रहे होते हैं पर हान बताता है कि भाई यहाँ पर कोई भी नहीं मिला और वो बंदा पक्का बहुत ही प्रोफेशनल होगा क्योंकि उसने कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ा। तो वैन कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, तुम सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना और यहाँ पर जो कस्टमर आए थे उनके बारे में भी। अब तभी बिजली की आवाज़ सुनकर वैन को यहाँ पर निंग की फिक्र होती है और वो तुरंत ही घर जाने के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग तो पहले ही घर पहुँच अपना गेटअप चेंज कर चुकी होती है और वो यहाँ पर वैन को देखकर एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ पर थे, मुझे बिजली से कितना डर लग रहा था। तो ये कहता है कि डरो मत, अब मैं घर आ गया हूँ। फिर वैन इसे स्मेल करते हुए पूछती है कि आज तुम कहाँ पर गए थे, तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। तो वैन बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी और तुम्हें पता है मैंने बाहर में एक लड़की को देखा जो सेम तुम्हारी तरह दिख रही थी। तो ये सुनकर निंग एकदम कॉन्फिडेंटली कहती है कि ऐसा क्या, फिर तो मुझे उस लड़की की फोटो दिखाना, मैं भी देखना चाहूंगी कि वो कितना मेरे से मैच कर रही थी। तो वैन कहता है कि ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे दिखेगी तो मैं उसकी फोटो जरूर तुम्हें लेके दिखाऊंगा। और फिर वैन सोचता है कि ये वो लड़की हो ही नहीं सकती, नहीं तो अभी मेरे पूछने पर इसे डर फील होता। फिर वैन शावर लेने चला जाता है और निंग अपनी बॉस को मिस्टर सॉन्ग के बताए हुए चीज़ें बता रही होती है। उसने इसे बताया है कि त्यांजोंग कंपनी का सीईओ 30 इयर्स का है और उसकी हाइट 6.3 है और वो बहुत ही फिट और हैंडसम है। अब ये सारी चीजें रिमाइंड करके निंग सोचने लगती है कि आखिर इस सीईओ के फीचर मेरे हस्बैंड से इतने क्यों मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान वैन को कॉल करके बता रहा होता है कि सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है और मिस्टर सॉन्ग को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वैन कहता है कि इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करते रहो, हमें उस बंदे को पकड़ना ही होगा।
तभी निंग को इसकी आवाज आने लगती है और ये सोचती है कि आखिर ये बाथरूम में छुपकर किससे बातें कर रहा है। और फिर वैन बार में निंग के बारे में याद करने लगता है और सोचता है कि वो लड़की बहुत ही मिस्टीरियस थी, आखिर वो कहाँ पर गई। और फिर वैन जल्दी से बाहर आ जाता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तो निंग कहती है कि मैं बस तुम्हें टॉवल देने के लिए खड़ी थी। फिर इसके बाद निंग वैन के बाल सुखाने में उसकी हेल्प करती है और वो सोचती है कि इसके फीचर उस सीईओ की तरह मिलते हैं तो क्या हुआ, आखिर ये तियानजोंग कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो मैं इसके इतना नजदीक हूँ कि मैं अभी इसका गला दबा के इसे मार सकती हूँ। और अगर ये सच में तियानजोंग कंपनी का सीईओ होता तो इतना डिफेंसलेस थोड़ी ना रहता, और आखिर वो मुझसे शादी भी क्यों करता। फिर ये से पूछने लगती है कि वैसे तुम बाथरूम में किससे कॉल पर बात कर रहे थे। ये कहता है कि मैं अपने भाई से बात कर रहा था। तो वैन कहता है कि वो भी मेरे साथ बाहर गया था, तो मैं बस उससे कॉल करके पूछ रहा था कि वो घर सेफली पहुंचा या नहीं। लेकिन आखिर तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर बिलीव नहीं है। तो निंग कहती है कि आखिर मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम जो है तो मुझे फिक्र तो होगी। फिर यहाँ पर निंग अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने इससे इतने सवाल पूछकर इसे अपने ऊपर शक में डाल दी हूँ, अब मुझे जल्दी कुछ कर इसका शक खत्म करना होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि निंग इसके रूम में आ जाती है, कहती है कि बिजली की बहुत आवाज हो रही है और मुझे डर लग रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ। तो वैन इसके लिए हाँ कहता है और फिर वो जल्दी से खुश होकर यहाँ पे लेट जाती है। इसे देखते हुए वैन सोचता है कि आखिर मैं इसे अपने आप को मारने वाली खूनी कैसे समझ सकता हूँ, अगर ये सच में कोई ऐसे टाइप की पर्सन होती तो ऐसे बिजली से थोड़ी ना डरती। फिर वैन भी अपना लेट के सो जाता है और निंग सोचती है कि अभी से जो मेरे ऊपर शक हो रहा था वो खत्म हो गया होगा, और अब मुझे जो पता चल गया है कि तियानजोंग कंपनी का सीईओ कैसा दिखता है, तो मैं कल ही कंपनी में जाकर ऐसे फीचर वाले बंदे को ढूंढने की कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि निंग फिर से वैन के लिए खाना लेकर कंपनी आ जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर जाने नहीं देते। तो ये इन लोग से कहती है कि मेरा हस्बैंड भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, पर यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, यहाँ पर तो सिर्फ हमारी शिफ्ट रहती है। तो निंग सोचने लग जाती है कि क्या उसने मुझसे झूठ बोला था। तभी यहाँ पर वैन भागते हुए आता है और वो इशारों में सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देते हुए उसे एक्टिंग में साथ देने के लिए कहता है कि वो उसे जानता है, वो यहीं पर ही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, पर वो न्यू था इसलिए उसे नहीं पता था। फिर इसके बाद निंग वैन को लंच देकर यहाँ से जाने की एक्टिंग करती है, पर असल में तो वो अपने एजेंट वाले गेटअप में आकर कंपनी में वैन को ढूंढने लगती है। और तभी यहाँ पर निंग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स को देखती है जो कि यहाँ पर वैन का ही वेट कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तो निंग यहाँ पर आकर इन सभी को मार गिराती है और वो सोचती है कि ये मिशन तो वो ही पूरा करेगी और सीईओ को वो मारेगी। अब यहाँ पर निंग जाते हुए सोचने लगती है कि उसे टॉप फ्लोर पर तो जाने का मौका नहीं मिला जहाँ पर सीईओ का ऑफिस है। वो देखती है कि इतनी लंबी बिल्डिंग है कि वो बाहर से भी नहीं जा पाएगी। तभी यहाँ पर वैन कंपनी से बाहर निकलते हुए निंग को देखकर जल्दी से अपने असिस्टेंट और अपने भाई के पीछे छुपने लगता है और वही लोग से पूछने लगता है कि आखिर ये अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है। ये मुझे दोपहर में लंच देने आई थी, लेकिन अभी तो 5 बज रहे हैं और ये अभी भी यहाँ पर है। तो ऑस्टिन कहता है कि बॉस आपकी वाइफ ज़रूर आपका वेट कर रही होंगी आपको पिक करने के लिए। तो वैन जल्दी से अपना कोट उतार देता है और फिर वो निंग के पास भाग कर जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निंग सोचती है कि आखिर ये बार बार मुझे क्यों मिल जाता है। फिर वो इसे कहती है कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने आई हूँ। फिर दोनों ही साथ में घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर वैन के कान में कुछ कहता है। फिर वैन यहाँ पर निंग को कुछ काम का कहकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ चला जाता है और फिर वो जब यहाँ पर आकर देखता है तो इसे पता लगता है कि कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आए थे, पर कोई इन लोगों को मार के जा चुका है। निंग ने अपना नोट छोड़ के गई होती है कि इन लोगों को मैंने मारी हूँ क्योंकि तुम्हें मारने का राइट सिर्फ मेरे पास है। फिर ये नोट पढ़ने के बाद वैन को गुस्सा आता है और वो सभी से कहता है कि हर जगह उसे ढूंढो। फिर वैन निंग के बारे में सोचते हुए इन लोग से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और तुम इन तीनों से सवाल करो कि आखिर इन लोग को यहाँ पर किसने भेजा। ऐसा बोलकर वैन घर आ जाता है और देखता है कि निंग के लिए कोई पार्सल आया है। वो जल्दी से इसमें चेक करने लगता है कि इसमें नाइटी है। फिर वो इस बारे में निंग से पूछता है तो निंग इसे बताती है कि उसने ये सब ऑनलाइन बेचने के लिए लाई है। फिर वैन को इस पर शक खत्म हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है और हम देखते हैं कि कपड़ों के नीचे निंग की बंदूक छुपी होती है जो कि वो देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और फिर वो अपनी बंदूक को चुपके से अपने रूम में लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वैन अपनी कंपनी में होता है और हानि से इस बारे में बता रहा होता है कि इन तीनों ने अपना मुंह खोले और ये बताया कि इन लोगों को एक फीमेल एजेंट ने मारी थी और वो इतनी स्किल थी कि इन तीनों को एक ही साथ मार गिराई और उसकी हाइट इन लोगों के हिसाब से 5.5 थी। ये सुनने के बाद वैन को तो निंग पर ही शक हो रहा होता है। वो इन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग उस लड़की की आवाज़ सुनोगे तो पहचान पाओगे ना। और फिर ये निंग को कॉल करके इन लोग को उसकी आवाज़ सुनाता है, पर ये लोग तो उसकी आवाज़ पहचान ही नहीं पाते और कहते हैं कि ये वो लड़की नहीं है। फिर निंग इसे बताने लगती है कि आज मैं वापस से शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और तुम्हारे लिए फिर से टेस्टी से खाना बनाऊंगी। तभी इतने में निंग देख लेती है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है।
फिर वो घर आ जाती है और यहाँ पर वो उस बंदे से फाइट करती है। वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहती है कि ये मुझे परेशान कर रहा था। तो ये कहता है कि तुम लोग इस लड़की की बातों में मत आओ, ये बहुत ही फेमस सीक्रेट एजेंट है। पर गार्ड्स इस पर यकीन नहीं करते और इसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज तो निंग ने सच में अपने हाथों से खाना बनाई होती है। तभी यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो इसे कहती है कि अच्छा, वैन की वाइफ तुम ही हो ना? तुम तो कितनी मामूली सी दिखती हो, तो भी आखिर वैन को तुम कैसे पसंद आ गई? वो निंग को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं वैन की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और सबसे ज्यादा उससे क्लोज हूँ, और जब मैं अब्रॉड चली गई थी तो उस बात का फायदा उठाते हुए तुमने कब वैन को सेड्यूस करी और उसकी वाइफ बन गई। तो निंग भी इसकी बातें सुन के नहीं लेती है और वो इसे चिढ़ाती है कि जब वैन ने मेरे को पहली बार देखा था तब भी से वो मुझे पसंद करने लग गया था और उसने तुरंत ही मुझसे शादी कर लिया था। तो ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने बस तुम्हें घर के काम करने के लिए रखा होगा, और आज मैं भी तो टेस्ट करके देखूं कि तुम कैसा खाना बनाती हो, जो वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। फिर शाओ खाना का टेस्ट करते ही वॉमिटिंग करने लगती है और कहती है कि कितना गंदा खाना बनाती हो तुम। तभी वैन यहाँ घर पे आ जाता है और वो यहाँ पर शाओ को देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम आखिर मेरी वाइफ की बुराई कैसे कर सकती हो, वो तो कितना अच्छा खाना बनाती है और इसके खाने का टेस्ट रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। तो शाओ को यकीन नहीं आता कि वो इतना गंदा खाने को कैसे पसंद कर सकता है। निंग कहती है कि दोनों भाइयों ने मेरा खाना टेस्ट करे और दोनों को बहुत ही पसंद है, तो अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि इन लोगों को टेस्ट प्रॉब्लम है? फिर शाओ वैन का हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना चाहिए। पर वैन इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निंग वैन का कपड़ा ले जाकर उसमें कुछ ढूंढ रही होती है और यहाँ पर वैन उसका खाना टेस्ट करता है, तभी इसे भी वॉमिटिंग होने लगती है। पर ये सोचता है कि निंग ने जानबूझ के गंदा खाना बनाई होगी ताकि वो शाओ को सबक सिखा सके। और फिर यहाँ पर वैन को आज के खाने का टेस्ट जाना पहचाना सा लग रहा होता है और वो किसी लड़की के बारे में याद करने लगता है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि वैन निंग को काट देता है और उसे नए कपड़े खरीदने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग ड्रेस शॉप में अपने लिए कुछ ड्रेस चूज कर रही होती है, तभी यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो यहाँ पर निंग को देखकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और स्टाफ के साथ मिलकर उसे बुली कर रही होती है। तभी यहाँ पर शैन अपने मॉल में किसी काम से आया होता है और वो ये देखकर जल्दी से शाओ को चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रही थी। शाओ इसे जो भी कहती है वो इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और निंग को ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। फिर वो जब ड्रेस ट्राई करके आती है तो ये इसकी बहुत तारीफ करता है और इसकी रिबन बांधने में भी हेल्प करता है। ये सब देखकर तो शाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और फिर वैन निंग के साथ यहाँ से चला जाता है और ये बस यहीं पर ही रोती रह जाती है। तभी यहाँ पर कोई हुआ ग्रुप कंपनी का बंदा शाओ से कहने लगता है कि वैन उसे कितने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये वैन की जो मिस्टीरियस वाइफ आई है ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर ये बंदा शाओ से कहता है कि वो उसकी रिवेंज लेने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन निंग को लेकर अपनी मॉम से मिलवाने गया होता है और यहाँ पर उसकी मॉम निंग को देखकर बड़ी खुश होती है और वो उसे बहुत सारे गिफ्ट देती है। तो निंग कहती है कि मॉम, मैंने आपके बेटे से शादी इन सब चीज़ों के लिए नहीं करी हूँ, मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए। तो निंग की मॉम कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ। और क्योंकि वैन ने अपनी मॉम को पहले ही समझाया होता है कि वो निंग को इस बारे में पता न लगने दे कि वो लोग कितने रिच है, और वो निंग से कहती है कि वैन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा हर मुश्किल में हेल्प करूंगी। ये सुनकर निंग को बड़ी खुशी मिलती है और फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। और फिर वैन की मॉम से कहती है कि लड़की तो कितनी अच्छी है, तो आखिर तुम इस लड़की को अपने बारे में सारा सच कब बताओगे? तो वैन कहता है कि मॉम, पहले मैं उन लोगों से निपट लूँ जो मुझे मारने के पीछे पड़े, फिर मैं निंग को सारा सच बता दूंगा। निंग यहाँ पर अपने आप को समझाती है कि उसे ये रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बस अपना मिशन पूरा करने आई है। फिर निंग और वैन दोनों वापस घर आ जाते हैं और वैन इसे समझाता है कि अगर शाओ तुम्हें दोबारा कभी परेशान करे तो तुम उससे ये कह कि तुम तो अब मेरे पेरेंट्स से भी मिल चुकी हो और हम दोनों बहुत क्लोज हैं। फिर इसके बाद वैन अपने रूम में आ जाती है और वो अपने बॉस को वैन की फैमिली फोटो देती है और उसे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का कहती है क्योंकि उसे वैन के ऊपर शक हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि निंग चुपके से वैन के रूम में जाकर उसके कपड़े में रिकॉर्डर रख देती है और फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो वही कोट उसे वो पहना देती है और फिर उसके यहाँ से जाते ही वो हेडफोन लेकर उसकी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर वैन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जिन लोगों ने भी उसके ऊपर अटैक किए थे उनके मेन बॉस को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करी थी। तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आ रही होती है और ये जानबूझकर वैन से टकरा जाती है और उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और फिर उसे सॉरी कहने लगती है। जब वैन अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे उसके हाथ में रिकॉर्डर मिलता है और फिर वो साइलेंटली इस रिकॉर्डर को यहाँ से फेंक देता है
और उसके बाद यहाँ पर निंग को कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर वैन यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट को समझाता है कि अब मेरे ऊपर खतरा बढ़ गया है और अब तुम मेरा असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है, तो हमेशा केयरफुल रहना। यहाँ पर निंग अपनी बॉस से कॉल पर पूछ रही होती है कि आखिर वो रिकॉर्डर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो बॉस कहती है कि वो तो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, ज़रूर ऐसा होगा कि किसी ने उस रिकॉर्डर को निकाल दिया होगा। तो निंग कहती है कि जब वैन वापस आएगा तो वो उसे चेक करेगी। फिर वैन जैसे ही घर आता है तो निंग जल्दी से उसके पास जाती है, कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ऐसा बोलते हुए जल्दी से उसका कोट निकाल लेती है। और फिर वो जल्दी से कपड़े में अपना रिकॉर्डर ढूंढती है और उसे मिल जाता है और सोचती है कि यानी इस रिकॉर्डर में खराबी थी। तभी वैन इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर निंग को इसे दिखाना पड़ता है, कहती है कि आखिर ये की चीज़ क्या है। तो वैन इसे कहता है कि लगता है मेरे कपड़े में किसी ने रिकॉर्डर डाल दिया, और फिर ये वॉशरूम में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करके आ जाता है। और फिर निंग को बहुत ही बुरा लगता है कि इन लोगों का एक और डिवाइस बर्बाद किया। फिर वैन यहाँ पर आकर इसे बताता है कि उसने वो फेंक दिया। तो ये कहने लगती है कि कल तुम्हारी क्लासमेट के साथ पार्टी है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। तो ये इसे हाँ कहता है और फिर ये अपने रूम में आने के बाद अपनी फेक इन्फॉर्मेशन को याद करने लगता है और सोचता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो निंग तो इतनी स्मार्ट है कि वो तुरंत ही पहचान जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वैन यहाँ सो रहा होता है और निंग इसे आवाज देते हुए उठाने लगती है और कहती है कि आज हमें कहीं बाहर जाना है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे ही बाइक पे बैठने जा रहे होते हैं तभी एक बंदा यहाँ पर वैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और निंग उससे बचाने के लिए चाकू पकड़ लेती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और फिर वो दर्द होने की एक्टिंग करती है और फिर वैन जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और वैन सोच रही होती है कि मैंने अपने मिशन के चक्कर में अपने फेक हस्बैंड को भी खतरे में डाल दी, और इस वजह से निंग को गिल्टी फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे उसे चेक करने जाना चाहिए। यहाँ पर हान वैन से मिलने आया होता है और उसे पूछता है कि भाई आपके ऊपर फिर से किसने अटैक कर दिया। तो वैन इसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बचा ली और उसे नाइफ लग गई है, लेकिन अभी उसकी बैंडेड हो गई है, वो ठीक है। तो हान कहता है कि भाई आपके ऊपर तो अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, आखिर हम क्या करें। फिर हान इसे आइडिया देता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि सिस्टर इन लॉ सेफ रहे तो आपको उनसे सेपरेट हो जाना चाहिए, और अच्छा ये होगा कि आप उनसे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। तभी यहाँ पर निंग आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगा कि मैंने डिवोर्स वर्ड सुनी। तो हान कहता है कि मैं बस अपने भाई के साथ गॉसिपिंग कर रहा था, एक्चुअली मेरा एक कलीग है जिसका डिवोर्स होने वाला है। फिर वैन यहाँ पर निंग को थैंक यू कहने लगता है कि उसने उसकी जान बचा ली। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बहुत ही ध्यान रखूंगा। फिर निंग अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती है और वैन हान के साथ डिस्कस करता है कि उसके पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। जो लोग उसे मारना चाहते हैं अब ये उन लोगों को डायरेक्टली इन्विटेशन देगा ताकि वो लोग अपना काम करे और ये इन लोग को अपने ट्रैप में फंसा ले। फिर इस बारे में निंग की बॉस उसे बताती है कि त्यानजोंग कंपनी के सीईओ ने नेक्स्ट वीक एक इवेंट रखा है और वहाँ पर उसे मारना आसान होगा। तो निंग कहती है कि अब वो मिशन को पूरा करके रहेगी। तो इसकी बॉस इसे केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि वहाँ पर उस सीईओ को मारने के लिए और भी एजेंट्स आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इवेंट वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर निंग उसे मारने के लिए कंपनी पहुँच जाती है, और जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो वो यहाँ पर वैन को देखकर शॉक होती है और फिर जल्दी से एक्टिंग करने लगती है कि एक्चुअली घर में एक चोर घुस आया था और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मेरे को बस ये छुरी दिख गई तो मैं उससे बचते हुए यहाँ पर भाग के आ गई क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। वैन को गुस्सा आता है कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी परेशान करने लगे। फिर यहाँ पर उन एजेंट्स की आवाज़ आने लगती है जिनसे गार्ड फाइट कर रहे होते हैं। ये सब फाइटिंग की आवाज़ सुनकर वैन सोच रही होती है कि ये एजेंट्स बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है मेरी तरह। वैन यहाँ पर निंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सेफ जगह पे लेके चलता हूँ, और फिर वो इसे कबर्ड में लाकर छुपा देता है और वो इसे कहता है कि तुम यहीं पर ही सेफली छुपे रहो, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। पर निंग को इसकी फिक्र होती है कि ये बस एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड है, आखिर ये उन एजेंट से कैसे फाइट कर पाएगा। फिर ये इसे भी अपने साथ कबर्ड में छुपा लेती है, कहती है कि तुम भी मेरे साथ रहो। निंग यहाँ पर वैन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है और वो सोचती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे तो जल्दी से जाकर अपना मिशन पूरा करना है। वैन सोच रहा होता है कि उसे जल्दी से जाना होगा और पता लगाना होगा कि कौन उसे मारना चाहता है, और फिर निंग जल्दी से वॉशरूम जाने का बहाना करके जल्दी से भाग जाती है और फिर वो काफ़ी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आती। तो ये उसे देखने जाता है और देखते हैं कि वॉशरूम में तो वो है ही नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग उस बंदे को ढूंढ रही हो फिर हम देखते हैं कि निंग उस सीईओ को ढूंढ रही होती है उसे मारने के लिए, और वैन यहाँ उसे ढूंढने में लगा होता है और फिर दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। और फिर वैन निंग को लेकर घर आ जाता है, कहता है कि वो चोर क्या घर में ही है। तो ये कहती है कि हाँ। फिर ये दोनों घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है,
तो ये कहती है कि लगता है वो यहाँ से भाग गया। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने रूम में आने के बाद अपनी बॉस से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बताती है कि त्यानजिंग कंपनी के सीईओ ने आज का सारा प्लान किया था और तो अच्छा हुआ कि लकीली मैं उसे मारने नहीं गई, नहीं तो मैं उसके हाथों पकड़ी जाती। बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, हमें नेक्स्ट मौका जरूर मिलेगा उसे मारने का। फिर निंग पूछती है कि मैंने आपको शाओ के बारे में पता करने बोली थी, तो उसके बारे में क्या पता चला। तो बॉस इसे बताती है कि शाओ सच में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से उसे बहुत ही पैम्पर किया गया है और वो 6 साल बाद अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई है। फिर निंग कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, क्योंकि वो तो वैन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर निंग अपनी बॉस को वैन की पूरी फैमिली के बारे में पता करने के लिए कहती है क्योंकि उसे शक है कि वो उससे कुछ तो छुपा रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन अपनी कंपनी में होता है। तभी यहाँ पर शाओ अपने मॉम डैड को लेकर पहुँच जाती है और वो वैन से माफ़ी मांगते हुए उसे मना रही होती है। तो वैन यहाँ पर इसे कहता है कि मैं जब तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी वाइफ से माफ़ी नहीं मांग लेती। तो ये कहती है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। ऐसा बोलकर ये बाहर आ जाती है। तभी इसे यहाँ पर फिर से मिस्टर हो मिल जाता है और वो इसे कहता है कि मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर इसे कोई चीट देता है, जिसके बाद शाओ यहाँ पर निंग से माफ़ी मांगने के लिए घर आ जाती है ताकि वो उसे घर पे रहने के लिए देते। निंग सोचती है कि अगर उसे वैन के बारे में पता लगाना है तो इसे आसपास रखना होगा और फिर वो चुपके से इसके पर्स में रिकॉर्डर डाल देती है। फिर शाओ यहाँ से बाहर जाने के बाद वो उसे कॉल पर बात कर रही होती है कि निंग तो मेरे जाल में फंसी ही नहीं। ये सारी बातें यहाँ पर निंग रिकॉर्डर में सुन रही होती है और ये समझ जाती है कि वो किसी के साथ प्लान में मिली हुई है। फिर हम देखते हैं कि वैन घर आने के बाद ग्लास में रखा हुआ पानी पी लेता है और फिर वो निंग को सोफे पे सोया हुआ देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर रहा होता है और तभी वो जाग जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं था कि तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने तो उससे फालतू में दुश्मनी मोल ले ली। तुम्हें अब इससे कितनी प्रॉब्लम होगी ना, और तुम्हारे बॉस भी तुम्हें चिल्लाएंगे। तो वैन इसे हक करके इसे समझाता है कि तुम इस बारे में फिक्र मत करो और वो सोचता है कि बेचारी निंग मेरी वजह से कितना सफ़र कर रही है। बस एक बार मैं उस फीमेल एजेंट को पकड़ लूँ, फिर मैं इसे सारी चीज़ें बता दूंगा जो भी मैंने इसे छुपाया हुआ है और इसे माफ़ी भी मांगूंगा। फिर निंग यहाँ पर वैन को टच करके पूछती है कि आखिर तुम्हारा फेस इतना गर्म कैसे। तो वैन इसे बताता है कि अभी उसने 1 गिलास पानी पिया था जिसके बाद उसे ऐसा फील हो रहा है। फिर निंग जल्दी से किचन में जाती है और ये समझ जाती है कि शाओ ने इसके लिए पानी में कुछ मिलाई थी जो कि अब वैन पी गया है। अब तभी यहाँ पे ड्रग की वजह से वैन तो नशे में हो जाता है और इसे हक करके इसे किस करने की कोशिश करता है और निंग इसे दूर कर रही होती है तो ये भी अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर निंग जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल आती है। फिर हम देखते हैं कि वैन को अभी होश नहीं आया होता है और वो इसका मोबाइल लेकर कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। फिर नेक्स्ट डे वैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी कंपनी में काम करने पहुंचता है। तभी हान इसे आकर बैड न्यूज़ देता है कि अचानक से कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर रहे। हान कहता है कि लगता है कंपनी में कोई स्पाई घुसा है। तो वैन कहता है कि मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था तब मेरे फ़ोन से किसी ने छेड़छाड़ किया है, तो ज़रूर उसी ने इन्फॉर्मेशन चुराया होगा। तुम एक काम करो, शाओ के बारे में पता करो कि कहीं वो आजकल के दिन किसी से मिली तो नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैन बार में कोई कंपनी की डील करने गया होता है और तभी एक लड़की इसे कुछ ज़्यादा ही टच कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की को ये काम करने के लिए मिस्टर हुओ ने हायर किया होता है और वो इन दोनों का फ़ोटो लेकर यहाँ पर निंग को भेज देता है। ये देखकर निंग को अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि अच्छा तो वो बाहर ये काम करने के लिए जाता है। फिर वैन जब घर आता है तो वो निंग को सोया हुआ देखकर उसके फोरहेड पर किस करता है और तभी अचानक से वो जाग जाती है और इसका गला दबाने लगती है। पर फिर वो इसे देखकर रुकती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और सोने की एक्टिंग करते हुए तुम्हें डरा रही थी। फिर वैन इसे कहने लगता है कि आज मुझे कंपनी में बहुत सारा काम था इसलिए मुझे लेट हो गया। तो ये कहती है कि लेकिन तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तो आखिर तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है। तो ये कहता है कि मैं कंपनी की नाइट शिफ्ट की बात कर रहा था। तुम तो जानती हो ना कि आजकल हमारी कंपनी में कोई हैकिंग कर रहा है तो सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। निंग को गुस्सा आती है कि मुझसे कितने झूठ बोलता है। फिर वो इसे कहती है कि अगर तुम सच में नाइट शिफ्ट और अपने काम में बिजी रहते हो तो आखिर ये फोटो कहाँ से आई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक बार गए हुए और एक लड़की को हक कर रहे हो। वैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद ही मुझे टच कर रही थी और मैं तो इसे दूर कर रहा था, तो मुझ पे ट्रस्ट करो। तो निंग हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस बार तुम पे बिलीव करती हूँ। और फिर निंग वैन को ट्रस्ट करने के लिए उसे अपने रूम में जाने का कहती है। यहाँ पर वैन इस बारे में सोच रहा होता है कि निंग उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है और वो उसे कितना झूठ कह रहा है। दूसरी तरफ निंग सोच रही होती है कि उसके ऑर्फनेज की एनिवर्सरी आने वाली है तो उसे वापस से डोनेट करने जाना है। वो अपनी ऑर्फनेज की टीचर को पैसा देने लगती है
तो ये लेने से मना करती है और बताती है कि अभी जल्दी कोई रिच लड़का आया था और उसने पहले ही बहुत सारे पैसे डोनेट करके गया है। और उसने बताया कि उसने ये सब एक लड़की के लिए किया जो कि यहीं ऑर्फनेज में रहा करती थी और उसने उसकी जान बचाई थी। फिर निंग जब घर पहुंचती है तो वैन ने इसके लिए लंच रेडी करके रखा होता है और तभी यहाँ पर वैन को शाओ का कॉल आता है और वो बताती है कि उसे वो लड़की मिल गई है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर वैन बड़ा खुश होता है और निंग से कहता है कि तुम मेरे साथ उस लड़की से मिलने चलो, वो मेरी लाइफ सेवर थी इसलिए मैं उसका थैंक्स करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ ने उस लड़की को एक्टिंग करने के लिए हायर करी होती है और तभी इतने में वैन यहाँ पर निंग को लेकर पहुंच जाता है। तो शाओ इसे देखकर चिढ़ने लगती है और पूछती है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। तो निंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसकी वाइफ हूँ तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। फिर यहाँ पर ये लड़की एक्टिंग करने लग जाती है कि उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी और वो इसे नकली स्टोरी भी सुना रही होती है क्योंकि शाओ ने इसे बताई थी कि बचपन में क्या क्या हुआ था। वैन ये जानकर खुश होता है और इसे कहता है कि वो उसे कंपेंसेशन देगा। पर ये कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना नाम दो और मेरी जिम्मेदारी लो। पर वैन इसके लिए मना करता है और बताता है कि मैं मैरिड हूँ। पर यहाँ पर ये लड़की फिर भी नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहना चाहती हूँ। वैन तो इसके लिए मना कर रहा होता है पर निंग मान जाती है और इसे अपने साथ घर ले आती है। फिर ये लड़की यहाँ पर जो भी शैन को कहानी सुना रही होती है कि बचपन में कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, तभी यहाँ पर निंग को याद आने लगता है और वो यहाँ पर वैन को पूरी स्टोरी बताती है। फिर वैन बहुत ही खुश होता है कि निंग उसकी लाइफ सेवर थी। दोनों ही एक दूसरे को हक करने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। फिर यहाँ पर वैन इस लड़की को चिल्लाकर यहाँ से भगाता है कि उसे यहाँ पर शाओ ने हायर करी थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन और निंग किस करते हैं और फिर वैन कहता है कि मैं इस गुड न्यूज़ को हान को भी बताना चाहूँगा, वो भी बहुत ही खुश होगा ये जानकर कि मेरी लाइफ सेवर तुम ही हो जो इससे मैं ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद ये तीनों सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पे जाते हैं और यहाँ पर हान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो निंग यहाँ पर बंदूक लेकर उसे मारने पहुंच जाती है। एक्चुअली में यहाँ पर निंग को गलतफहमी हो गई है कि हान कंपनी का सीईओ है, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग को हान को मारने की हिम्मत नहीं होती है और फिर वो सोचती है कि अब उसे वैन मिल गया है, उसके बचपन वाला फ्रेंड। निंग सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए उसके भाई को मार दूं, लेकिन फिर मैं उसे फेस कैसे करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान को जब होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं और निंग यहाँ पर अपने एजेंट वाले गेट में बैठी होती है और ये से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ी हुई हो और ये बताओ कि मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लोग कहाँ पर है। तो ये कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हान कहता है कि आखिर हमारे बीच में तो कोई ग्रज नहीं है तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो निंग इसे कहती है कि तुम त्यानजोंग कंपनी के सीईओ हो और तुम्हें मारने पर मुझे 8 बिलियन मिलेंगे, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती। तो हान इसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, तुम ही सोचो मैं इतना यंग हूँ तो आखिर वो शेयर होल्डर मुझे सीईओ बनने कैसे देंगे। तो निंग यहाँ पर इसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि 18 साल पहले त्यानजोंग कंपनी के लोन शार्क हमारे घर आए थे और हम पैसे नहीं भर पाए थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे उठाकर लेके गए थे और मेरी मॉम को मार दिया था। मैं उसका बदला सीईओ से लेकर रहूंगी। हान कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पहले ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पहले त्यानजोंग कंपनी को मिस्टर हो संभाल रहा था और जो अभी नया सीईओ है वो तो अभी अभी बना है और उसका तो इस सब से कोई लेना देना नहीं। निंग इसे धमकी देती है कि तुम उसे जानते हो ना, अभी इसी वक्त अपने सीईओ को कॉल करके बुलाओ। फिर हान वैन को कॉल करके कहता है कि सीईओ मुझे आपसे कोई अर्जेंट मैटर पे बात करना है, इसलिए आप अभी यहाँ पर पहुंचो। इससे बात करने के बाद वैन समझ जाता है कि हान कभी उसे सीईओ बोल के नहीं बुलाता है, लगता है वो कोई मुसीबत में फंसा है। और फिर वैन अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर निंग से कहता है कि त्यानजोंग कंपनी का सीईओ मैं हूँ, इसलिए तुम मेरे भाई को कोई तकलीफ मत पहुंचाना, वो इनोसेंट है। यहाँ पर निंग तो इसे देखकर शॉक होती है कि असल में सीईओ तो यही था और वैन को भी इस पर शक हो जाता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हूँ और फिर वो इसका मास्क हटा के इसका चेहरा देख लेता है और बहुत ही शौक होता है कि वही वो फीमेल एजेंट है जो उसे मारने के लिए आई है। फिर जैसे ही गार्ड्स यहाँ पर निंग को पकड़ने के लिए आते हैं तो वैन इन लोग को रोकता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये बस यहाँ पर गेम खेल रही थी तो इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद वैन और निंग घर आ जाते हैं और वैन इसे कहता है कि अब तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी कि आखिर ये सब क्या था। तो निंग कहती है कि अब तुम्हें सब पता चल गया तो भी मुझसे पूछ क्यों रहे हो, मैं एक फीमेल एजेंट हूँ और तुम्हें मारकर अपना मिशन पूरा करने आई हूँ। तो वैन इसके हाथ में छुरी पकड़ा देता है, कहता है कि लो फिर आज मुझे मार ही दो। पर निंग उसे नहीं मार पाती और वो जल्दी से अपने रूम में जाकर रोने लगती है और फिर दोनों ही कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं और बहुत ही अपसेट होते हैं।
फिर वैन अपनी बॉस से इस बारे में बात करती है कि वो त्यांजुंग कंपनी के सीईओ को नहीं मारना चाहती, क्योंकि असल में वो बंदा वो है ही नहीं जिसने उसकी फैमिली को बर्बाद किया था। बॉस कहती है कि लेकिन अगर उसे मारोगी तो हमें 8 बिलियन मिलेंगे। तो निंग कहती है कि बॉस, जब मैं उससे शादी कर लूंगी तो उसकी कंपनी तो 8 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमा लेगी। तो बॉस कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बस उसे बचाने के लिए बहाने कर रही हो, क्योंकि अब तुम उससे प्यार कर बैठी हो। तो निंग भी मान लेती है कि हाँ यही सच है, और वो बॉस से कहती है कि इसलिए अब मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे निंग से उसकी बॉस पर्सनली मिलने आती है, और निंग अपनी बॉस से कह रही होती है कि वैन सच में बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन से बात करो कि वो उसकी जान का पीछा छोड़ दे। तो बॉस कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन ले लेती है वो पूरा करके ही मानती है। और फिर बॉस यहाँ निंग को गोली देकर जाती है और उसे मिशन कंप्लीट करने का कहती है। और फिर हम देखते हैं कि निंग फीमेल एजेंट बनकर ही यहाँ वैन से मिलने जाती है, और वो बहुत ही खुश होता है कि अब तुमने मुझे अवॉइड करना बंद कर दी। तभी ये इसके ऊपर बंदूक करती है और कहती है कि सॉरी। और फिर निंग वैन की कंपनी जाकर ये अनाउंस करती है कि अब उसके हस्बैंड की मौत हो गई है, तो अब से कंपनी वो संभालेगी। शेयर होल्डर इतनी आसानी से मान नहीं रहे होते हैं, पर तभी ये प्रूफ कर देती है और फिर कंपनी की सीईओ बन जाती है। और वो सभी को ये डॉक्यूमेंट दिखाती है कि वैन ने मरने से पहले वसीयत में कंपनी के ज़्यादा शेयर उसके नाम करके गया है, ताकि सीईओ की पोजीशन उसी को मिले। और फिर धीरे धीरे कर निंग यहाँ पर हुओ और शाओ के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है। और फिर फाइनली वैन वापस आ जाता है, और हमें पता चलता है कि ये और निंग मिलकर बस एक्टिंग कर रहे थे ताकि ये लोग हुओ को जेल पहुंचा सके। और फिर हम देखते हैं कि हुओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वैन को किडनैप कर लेता है, और वो उसे धमकी देता है कि आज वो उसे मार देगा। तभी यहाँ पर वैन को बचाने के लिए निंग पहुंच जाती है, और वो हुओ को चिल्लाती है कि उसी ने उसकी मॉम को मारा है और उसकी फैमिली बर्बाद की है, इसलिए आज वो उसे अपनी मॉम का बदले लेके रहेगी। फिर वो उसे मारने जा रही होती है कि तभी वैन इसे रोक लेता है, और वो इसे कहता है कि तुम इसे कुछ मत करो, इसे पुलिस सजा देगी। तो निंग इसे छोड़ देती है और वो वैन के पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्टर न्यूज़ में बता रहे होते हैं, और ये लोग वैन को रोककर पूछते हैं कि आखिर अब कंपनी का सीईओ कौन है। तो वैन बताता है कि कंपनी का सीईओ अभी भी मैं ही हूँ, लेकिन हाँ, कंपनी का चेयरमैन चेंज हो चुका है। अभी से और आज से कंपनी की चेयरवुमेन मेरी वाइफ है, और अब जल्द ही हम दोनों एक ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं, और आप सभी को इनविटेशन है। फिर निंग अपनी बॉस से बात कर रही होती है, और बॉस इसकी तारीफ करती है कि उसने मिशन भी कंप्लीट कर ली और अपने प्यार को भी जीत ली। तब वो नेक्स्ट मिशन पे काम करना चाहती है कि नहीं। तो निंग कहती है कि बॉस, मैंने बोली थी ना कि अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी बॉस को हमेशा के लिए बाय कर देती है, और फिर वो वैन के साथ यहाँ से घर जाते हुए बहुत ही खुश होती है। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।